बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी डेट शीट आ चुकी है और मैं देख रही हूँ कि आपके कमेंट्स से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोग बड़े शौक़ से और बड़े ज़ोर शोर से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर रहे हैं और मैं भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैंने आपके साथ वादा किया है कि मैं आपके पेपर हल करवा दूँगी जो अप टू डेट पेपर्स हैं। और उसी सिलसिले में आज मैं 2004 का जो पोइट्री का पेपर है उसकी RTC आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये किस पोइम से है, किस पोइट की है और इसके मेन थीम्स या थोड़ी बहुत चीज़ें, ताकि आपको क्लू मिल जाए और आप इस एक वीडियो को देखने के बाद ही इन लाइंस को पहचान लें। और इसमें से जो पोइट आपने सेलेक्ट किए हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, उन लाइंस के अलावा भी आप लाइंस प्रिपेयर कर सकेंगे ताकि आपके RTC 100% हल हो जाए। इस पेपर में सबसे पहला जो पैसेज है, जो लाइंस है, ये मैं पढ़ती हूँ। आर दोज हर रिब्स थ्रू विच द सन पियर्स एज थ्रू अ ग्रेट, एंड इज़ दैट वुमन ऑल हर क्रू, इज़ दैट अ डेथ, एंड आर देयर टू, इज़ डेथ दैट वुमेन्स मेट। ये लाइंस एंशिएंट मरीनर रिटन बाय S.T. कॉलरिज, इसकी पोइम से लिए गए हैं। और इन लाइंस में जो इमेजरी है वो सुपर नेचुरल इमेजरी है और थीम ऑफ सन, थीम ऑफ डेथ, थीम ऑफ लाइफ एंड डेथ। एंशिएंट मरीनर S.T. कॉलरिज की एक ऐसी पोइम है जो सिन और रिडेम्पशन के थीम पर लिखी गई है, यानी गुनाह और बख्शिश के थीम पर लिखी गई है। और इसमें जो सन है वो रिप्रेजेंट करता है गॉड ऑफ लॉ को। और इसके हिसाब से यहाँ पर जो एंशिएंट मरीनर का जो क्रू था, जो शिप था, वो एक लाइफलेस जगह पर फंस जाता है जहाँ पर दलदल है और स्लिमी क्रिएचर्स हैं। वहाँ पर उन्हें एक ऑलरेडी एक जहाज़ का एक शिप का ढांचा नज़र आता है। और जब एंशिएंट मरीनर उसको देखता है तो उसको उसमें उस जहाज़ में से, उस शिप में से सूरज की किरणें दिखाई देती हैं और उसके अंदर उसे वो देखता है कि डेथ है या डेथ के साथ लाइफ इन डेथ है, यानी थीम ऑफ डेथ एंड थीम ऑफ लाइफ इन डेथ इसमें डिस्कस किए गए हैं। और इसमें जो एंशिएंट मरीनर का जो शिप था उसका तमाम क्रू मर जाता है और लेकिन एंशिएंट मरीनर सेव हो जाता है, यानी उसकी बख्शिश हो जाती है और वो उसकी रिडेम्पशन हो जाती है और वो वापस सही सलामत आ जाता है। तो इस तरह से ये लाइंस S.T. कॉलरिज की पोइम में से ली गई हैं। इसमें आपने यही बताना है कि ये सुपर नेचुरल पोइट्री है और इसके अंदर इमेजरी भी सुपर नेचुरल है और थीम ऑफ सेल्वेशन, रिडेम्पशन एंड सिन को बयान किया। सेकेंड स्टेंजा, forlorn the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self. Adieu, the fancy cannot cheat so well as she is famed to do, deceiving elf. ये लाइंस जॉन कीट्स की पोइम एन ओड टू नाइटिंगेल से ली गई हैं, जहाँ पर इसकी जो इससे पहले जो कॉन्टेक्स्ट था उसमें ये था कि जॉन कीट्स नाइटिंगेल के म्यूज़िक से, उसके गाने से इतना इंस्पायर होता है कि वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में एंटर हो जाता है और उसकी पोइट्री को एंजॉय करता है और बहुत दूर तक ग्रीक्स इवन एंशिएंट टाइम तक चला जाता है। लेकिन जॉन कीट्स का ये स्टाइल है कि वो एस्केपिस्ट नहीं है। वो जब भी इमेजिनेशन में जाता है तो वर्ड forlorn का इस्तेमाल करके वापस रियलिटी में आता है और रियलिटी और इमेजिनेशन की वर्ल्ड को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है और अपने इंटेलेक्चुअल के ज़रिए कोई ना कोई पॉजिटिव थीम इसमें देता है। तो यहाँ पर वो ये बताना चाहता है कि ये जो वर्ड forlorn है, इसने मुझे वापस मेरी दुनिया में ले आया है। और उसने ये भी बताना चाहता है कि फैंसी यानी इमेजिनेशन जो है ये एक डिसीविंग एल्फ है, लेकिन ये फॉरएवर डिसीव नहीं कर सकती क्योंकि रियलिटी को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से इसमें आपने यही बताना है कि ये जॉन कीट्स की ओड टू नाइटिंगेल में से है और इसमें जो इमेजिनेशन और रियलिटी को कंपेयर किया गया।
ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। थर्ड लाइन्स, यू वेंट ऑन एंड ऑन, हियर वर रीजन्स टू रिसाइट चौसर, देन केम द वाइफ ऑफ बाथ, योर फेवरेट कैरेक्टर इन ऑल लिटरेचर, यू वर रैप्ड एंड द काउज वर इंथ्रॉल्ड। ये लाइन्स टेड ह्यूज़ की पोएम चौसर में से ली गई हैं। ये पोएम उसने चौसर को ट्रिब्यूट यानी खराज तहसीन पेश करने के लिए लिखा था। और चौसर के जो कि ब्लैक एज का पोइट था, मिडीवल एज का, जिस ज़माने में इल्म, नॉलेज, शायरी और सच को इतना पसंद नहीं किया जाता था। और ये वो ज़माना था जहाँ बुक्स भी नहीं होती थी और नरेटिव पोइट्री हुआ करती थी। और फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा इंस्पायर किया जाता था क्योंकि फ़्रेंच लैंग्वेज से रॉयल लैंग्वेज थी और कॉमन पीपल जो थे वो इंग्लिश थे। तो उस तरह के माहौल में जब उसने इंग्लिश में पोइट्री लिखी तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और लोगों ने उसको रिडिक्यूल किया। लेकिन उसने अपना काम जारी रखा और वक्त ने साबित कर दिया कि वो एक फ़ादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बन गया। और यहाँ पर उसकी इसी एनर्जी, इसी पावर, इसी कॉन्फिडेंस को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। और इन लाइंस में टेड ह्यूज़ ये कहता है कि तुमने अपना काम जारी रखा और तुम अपनी पोइट्री पढ़ते गए। और फिर वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर जो कि एक लस्टी वुमेन का कैरेक्टर है, यानी लोगों ने इसके, चूँकि उसकी सोसाइटी ज़्यादातर लस्टी पीपल उसमें मौजूद थे, तो उन्होंने इस करैक्टर को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये लस्टी कैरेक्टर था। लेकिन चौसर की जो एनर्जी थी, जो उसकी पोइट्री थी, उसने तमाम लोगों को स्पेल बाउंड कर दिया था। काउज यहाँ पर सो कॉल्ड क्रिटिक्स हैं जो चौसर के ज़माने में उसको क्रिटिसाइज़ करते थे और रिडिक्यूल करते थे। तो वो सब चौसर के इस एनर्जी के सहर में स्पेल बाउंड हो जाते हैं और चौसर अपनी पोइट्री को इस तरह से कंटिन्यू रखता है और अपने काम को करता रहता है। स्टैंजा नंबर 4, closed like confessionals, they thread loud moons of cities, giving back none of the glances. They absorb light, glossy grey arms on a plaque. They come to rest at any curb. ये लाइंस फ़िलिप लार्किन की पोएम एम्बुलेंसेस में से ली गई है। और इन लाइंस में ये ओपनिंग लाइंस हैं जिसमें जो उसने थीम ऑफ डेथ को एक्सप्लेन किया है कि एम्बुलेंसेस क्लोज लाइक कन्फेशनल्स, यानी बॉक्सेस की तरह होती हैं और वो दोपहर को वो हर कोने में, हर गली में आकर रुकती हैं और सब लोगों की नज़रें उनकी तरफ लग जाती हैं। और इस तरह से उनका ये ग्लोजी कलर होता है और उसके अंदर एक स्ट्रेचर होता है जिस पर पेशेंट को लिटाया जाता है। तो ये हर जगह पर नज़र आती हैं और सब लोगों की तवज्जो हासिल करती हैं। तो ये जो पोएम थी इसमें थीम ऑफ डेथ को बताया गया है, थीम ऑफ इलनेस को बताया गया है और ये बताया गया है कि जो पीपल हैं वो टाइमली जब कभी भी एम्बुलेंस को देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखते हैं कि एक दिन हमें भी जाना है इस दुनिया से। तो थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो अपने रूटीन वर्क में लग जाते हैं और डेथ को भूल जाते हैं। तो ये एक मूवमेंट पोइट था जो लोगों को इस तरह से सिखाना चाहता था कि लाइफ में अपनी तब्दीली लेकर आओ और पॉजिटिव एटीट्यूड्स को अपनाओ और मौत को भी याद रखो। स्टैंजा नंबर 5, नाउ टू pry into roots, to finger slime, to stare big-eyed Noxious into some spring is beneath all adult dignity. I rhyme to see myself, to set the darkness echoing. ये लाइंस शीमस हिनी की पोएम पर्सनल हेलिकॉन से ली गई हैं। ये लाइंस पोइट की चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि जैसे बच्चा
किसी स्लाइम में, किसी अंधेरी जगह पर कुछ ढूंढ रहा हो, या किसी वाटर स्प्रिंग के अंदर गुले नरगिस को या नार्सिसस फ्लावर को ढूंढ रहा हो, और वो ये कहना चाहता है कि अब इंसान बहुत मैच्योर हो चुका है, और लेकिन अंधेरी जगहों पर जाने के लिए और उनको ढूंढने के लिए, लेकिन मेरे पास मेरी पोइट्री है जिसके ज़रिए मैं अपनी अपनी मेमोरीज़, अपनी डार्कनेस ऑफ मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड में मैं जा सकता हूँ, और आई कैन डिग इनटू द डार्कनेस ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंड थ्रू माय पोइट्री। तो ये शीमा सीने की लाइंस हैं। लाइन नंबर 6, How the chimney sweepers cry, every blackening church appalls, and the helpless soldier's sigh runs in the blood-down palace walls। ये लाइंस विलियम ब्लेक की पोएम लंदन से ली गई हैं। इस लाइन में पोइट एज अ ह्यूमनिस्ट वर्किंग क्लास की तकलीफ़ों को, पुअर क्लास की जो परेशानियां थी उनको एक्सप्लेन करता है, और ये बताना चाहता है कि किस तरह से अरिस्टोक्रेटिक क्रेटिकल मोनोपली, यानी जो चर्च है, अथॉरिटी ऑफ चर्च, वो किस तरह से लोगों को डिस्ट्रॉय करती है, उनकी एक्सप्लॉइट करती है, और किस तरह से जो रूलर्स हैं वो अपने मतलब के लिए सोल्जर्स को यूज़ करते हैं, और लेकिन उन सोल्जर्स की कुर्बानियाँ अपनी खातर करवाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ जो है वो बहुत तकलीफ़ों में और गुर्बत में और पॉवर्टी में गुज़रती है। तो यहाँ पर विलियम ब्लेक जिन्हें जो सिंबल इस्तेमाल की है चर्च की, कि चर्च इज़ ब्लैकनिंग द सोल, इसका मतलब ये है कि चर्च जो है वो सिंबल ऑफ लाइट है, लेकिन यहाँ पर विलियम ब्लेक ने चर्च को क्रिटिसाइज़ किया है, उस पर सटायर किया है कि चर्च इज़ नॉट enlightening the soul but it is corrupting and blackening the soul। cruelty of church, cruelty of authorities of palace, यहाँ पर ये सारी बातें दिखाई गई हैं, और विलियम ब्लेक सोसाइटी में होने वाले अनजस्टिस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यानी ये लाइंस जो है ये विलियम ब्लेक ने अपनी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की जो सिविलाइजेशन थी, जो लोगों का मटीरियलिस्टिक जो लिविंग था, स्टाइल था, और जिस तरह से पुअर क्लास की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, तो इन लाइंस में वो सारे थीम्स बताए गए हैं। मैंने तमाम 2004 के पेपर की लाइंस आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, और थोड़े थोड़े हिंट्स आपको दे दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।